So welcome to all of you in the session of lecture 4 in the S block elements, and we are going to start today's lecture with very important topic which is very important from exam point of view, that is properties of solution of S block elements in liquid ammonia. तो हमारे पास अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, और हमने उनको एक्वस अमोनिया सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया. It's not aqueous ammonia, sorry, it's a pure ammonia solution, pure liquid ammonia, where ammonia is used as a liquid and it is used as a solvent. So question is usually asked, what are the properties of a solution which is obtained by dissolving metal, particularly that metal from S block. It can be alkali metal or it can be alkaline earth metal in liquid ammonia. हमें यह मालूम है कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में, सपोज एज ए सॉल्वेंट आई एम टॉकिंग ऑफ लिक्विड अमोनिया, और इसमें आपने अल्कली मेटल का पाउडर डाल दिया, दिस इज लेट्स से अल्कली मेटल विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया. अब अल्कली मेटल की सबसे पेक्यूलियर प्रॉपर्टी क्या है? उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. तो जैसे ही मेटल को आप लिक्विड अमोनिया में डालोगे, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन to form its cation. अगर अल्कली मेटल है it will lose 1 electron. अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है it will lose 2 electron to form their cation. तो सॉल्यूशन में जैसे ही मेटल को आप अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन और केटायन, दो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज आर बीइंग फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन. और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 में आपने ये मैकेनिज्म पढ़ा था कि जैसे ही कभी कोई चार्ज स्पीशीज किसी सॉल्वेंट में जनरेट होती है, तो सॉल्वेंट अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो सॉल्वेंट केटायन को भी सराउंड करेगा और एनायन को भी सराउंड करेगा, जिस प्रोसेस को हमने सॉल्वेशन का नाम दिया था. तो कुछ उसी तरीके से यहां भी होगा. जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और केटायन बनेगा, तो solvent molecule, which is ammonia here, not water every time, and ammonia is a polar molecule. You know that its dipole moment is non-zero. Nitrogen is negatively charged, hydrogen is positively charged because of the polar covalent bond, and this dipole moment is toward upward. तो ammonia is a polar molecule, जिसको मैं describe कर रहा हूं like this is negative end and positive end. This is let's say nitrogen, or what I should say lone pair, and this is a positively charged hydrogen end. So dipole moment की जो direction है that is from positive towards negative. तो ये direction suppose dipole moment की. So what I want to say is ammonia is a polar molecule. Now अगर ammonia polar molecule है और उसके surrounding में इलेक्ट्रॉन और केटायन आ गए, तो ammonia will start surrounding the केटायन, और केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो नेगेटिव एंड होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड दिस केटायन. तो ये कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, खूब सारे अमोनिया मॉलिक्यूल दे आर सराउंडिंग इट विद देयर नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द मेटल आयन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन. अब यहां पे बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल हैं जो केटायन को सराउंड कर रहे हैं. सो आई विल हाउ एक्सप्रेस इट, आई विल रिप्रेजेंट इट दैट मेटल विच इज सराउंडेड बाय few number of ammonia molecule, let it be x number of ammonia molecules carrying positively charged. अगर ये प्रोसेस वाटर में होती तो आप ऐसे लिखते मेटल आयन एक्वस, जिसको आप लिखते हो मेटल आयन सराउंडेड बाय फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स विद पॉजिटिव चार्ज.
चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। बट हम इस वक्त बात कर रहे हैं सॉल्वेंट अमोनिया की। तो अमोनिया का नेगेटिव एंड will be pointing toward the positive end of metal, and there will be again ion dipole attraction between the metal ion and ammonia. There is an ion dipole attraction, and due to this solvation energy will be released. So I will say that metal ions will be surrounded by many ammonia molecules, so we call it as ammoniated cation. और कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। द मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेट जनरेटेड इन द सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गेट सराउंडेड बाय फ्यू अमोनिया मॉलिक्यूल्स। उस केस में अमोनिया की सराउंडिंग में खूब सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच इज अमोनिया मॉलिक्यूल, दे विल बी अरेंज अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स पॉइंटिंग देयर पॉजिटिव एंड। मतलब सॉल्वेशन सिर्फ केटायन का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में भी कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। लेट इट बी वाई अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर देयर विच आर सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो आई विल हाउ राइट इट लाइक मेटल विच इज डिजॉल्व्ड इन अमोनिया विच इज प्योर लिक्विड विच इज ए सॉल्वेंट। तो मेटल केटाइन बना जिसकी सराउंडिंग में खूब सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग सराउंडेड बाय वाई नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। मतलब यह दिखाने का है कि इलेक्ट्रॉन का भी सॉल्वेशन हुआ, केटाइन का भी सॉल्वेशन हुआ। टोटल अमोनिया मॉलिक्यूल्स मैंने काउंटिंग में कितने ले लिए, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज टोटल एक्स प्लस वाई। दिस इज हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन। सेम स्टोरी अगर यही मेटल +2 चार्ज अगर कैरी कर रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, हम इसे ऐसे लिखते, मेटल व्हेन डिसॉल्व्ड इन फ्यू अमोनिया मॉलिक्यूल्स। जस्ट कि आपको कंफ्यूजन हो, मैं एक्स डैश एंड वाई डैश नंबर ले रहा हूं। तो मेटल के सराउंडिंग में x dash number of ammonia molecules are surrounding the metal in positive 2 oxidation state. This is again ammoniated cation, and electrons are being surrounded by few ammonia molecules which is ammoniated y dash ammoniated electron. अब आपको यह पता कि हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी जो इस आयन डाइपोल अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज, बिकॉज सॉल्वेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और अगर अल्कली मेटल के साइज की मैं बात करूं तो अल्कली मेटल पे एक तो पॉजिटिव चार्ज कम है तो उनका रेडियस बड़ा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उनका साइज छोटा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं मेटल के +2 आयन को देखूं तो उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए चार्ज ज्यादा है, रेडियस छोटा है, तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मतलब उसके केटायन को मेटल +2 स्टेट में होगी तो उसके केटायंस को खूब सारे अमोनिया मॉलिक्यूल सॉल्वेट करेंगे। यानी कि ये जो नंबर है एक्स डैश, ये एक्स के बराबर नहीं हो सकता, यहां सॉल्वेशन ज्यादा हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट एक्स डैश नंबर टू बी मोर देन द एक्स। सो जब भी कभी किसी मेटल आयन के अराउंड सॉल्वेशन होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेटल आयन के सराउंडिंग में कितने होंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच इज द अफिनिटी ऑफ द मेटल आयन इज टुवर्ड द सॉल्वेंट। लार्जर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर द size, more will be the solvation. So for that reason what we can expect that alkaline earth metal के पास जो अमोनिएटेड केटाइन है that is more stabilized, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इस हाइड्रेटेड अमोनिएटेड केटाइन के बनने में, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
उतनी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। पर अब अगर मैं इस सोल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज देखूं, तो जैसे सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना और केटायंस आ रहे हैं, नाउ दे आर रेडी टू फ्री टू मूव इन द सोल्यूशन। तो मैं कहूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो जब तक मेरे पास ये अमोनिया सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में मेटल की कंसंट्रेशन, जब तक मेटल कंसंट्रेशन इन अमोनिया सोल्यूशन, now I am talking of the solution of metal in the ammonia. Now it's not pure ammonia, it's a solution. तो मेटल की अमोनिया में, मेटल सॉल्यूट अमोनिया सॉल्वेंट, जब तक मेटल की मोलैरिटी अमोनिया सोल्यूशन में इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 मोलर, मोलैरिटी जब तक 3 मोलर है तब तक ये पाया जाता है। ये 3 मोलर का फिगर मैं क्यों कोट कर रहा हूं, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एनसीईआरटी में ये फिगर कोट किया हुआ है कि जब तक ये मोलैरिटी अल्कली मेटल की अमोनिया में 3 मोलर तक है या 3 मोलर से कम है, तब तक इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस दे आर फ्री टू मूव। तो सोल्यूशन तो गुड कंडक्टिंग होगा, सोल्यूशन विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस है। तो पहली बात तो 3 मोलर सोल्यूशन तक इसकी जो कंसंट्रेशन प्रॉपर्टीज है, द सोल्यूशन इज कंडक्टिंग बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड cation and ammoniated electron which are free to move in the solution. हालांकि इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को इस मोलैरिटी से कोई मतलब हमें यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं, जब तक मोलैरिटी 3 मोलर है, इस सोल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, सोल्यूशन में केटायंस और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दे आर फ्री टू मूव, और मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स करंट। सो आई विल से दैट सोल्यूशन इज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली अवेलेबल फॉर द मूवमेंट, and this electron is like unpaired electron, so this solution is paramagnetic. Why it's paramagnetic? Because this electron is unpaired. और इस unpaired electron की जो movement है solution में, तो यहां पर it can also absorb a light, visible light, and it can absorb a visible light, it can undergo excitation, and electron की excitation from lower level to the higher level तक अगर जाएगी, तो electrons अगर absorb करेगा light, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आके अगेन अपनी एनर्जी एमिट करेगा। दैट इज व्हाई दिस सोल्यूशन शोज ब्लू कलर। ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी प्रेजेंट जब तक मोलर कंसेंट्रेशन 3 है। और ब्लू कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट की एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी दैट दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन, एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, पर्टिकुलरली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्लू लाइट, corresponding to absorption of the blue color, that's why the solution looks blue. Ammoniated electron is responsible for showing the color, क्योंकि जब solution में electrons दिख रहे हैं तो electron energy absorb करके lower level to higher level जाके, यानी कि spectrum normally जो हम देखते हैं, spectrum की जो चर्चा करते हैं। So due to the unpaired electron, solution is of good conductor because conductance is because of metal ion as well as electron, but the paramagnetic nature is because of electron, and because the solution, overall solution, absorbs the light in the visible region, that's why solution shows some color. तो हम यहां पर जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो चीजें ऐड करने लायक हैं, that is solution is paramagnetic, due to unpaired electrons, solution shows color,
लेकिन एक चीज और नोट की गई है, जैसे जैसे हम मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे मैं और मेटल डालूंगा, तो इस सॉल्यूशन की पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और सॉल्यूशन डायामैग्नेटिक बनना शुरू हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, जैसे जैसे आप मेटल की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ाओगे तो मेटल से बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन जब सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एंड ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वंस इट स्टार्ट्स, सॉल्यूशन का पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और मेटल की किस कंसंट्रेशन को एक्सीड करने के बाद उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर स्टार्ट्स फेडिंग, स्टार्ट्स गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट इज 3 मोलर। 3 मोलर कंसंट्रेशन से ज्यादा जैसे ही आप हाई कंसंट्रेशन में जाओगे तो मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में सॉल्यूशन में बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट गेटिंग पेयर्ड अप, एंड दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन start turning the solution from paramagnetic to less paramagnetic, and eventually solution start becoming diamagnetic. So with increase in concentration of metal more than 3 molar, solution becoming less paramagnetic and eventually diamagnetic, because with increase in population of electrons in the solution, pairing starts. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्योंकि मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। जितनी ज्यादा मात्रा में मेटल, जितने ज्यादा मोल्स मेटल के लिक्विड अमोनिया में डाले जाएंगे, उतना मेटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में रिलीज करेगी। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की सोल्यूशन में बनेगी तो पेयरिंग के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। और ये यही देखा जाता है कि सोल्यूशन की पैरामैग्नेटिक नेचर धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है और इवेंचुअली सॉल्यूशन डायामैग्नेटिक होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन घट रही है, तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर भी फेड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब तक तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, दे कैन एब्सॉर्ब द लाइट इन द विजिबल रीजन एंड दैट एब्सॉर्प्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। बट जैसे जैसे आप मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि सॉल्यूशन का कलर भी फेड होता जा रहा है, ब्लू कलर फेड होता जा रहा है। अब अगर सॉल्यूशन का कलर होगा तो वो सिर्फ मेटल के आयंस के कारण अपना कलर होगा, और मेटल आयंस के कारण जो सॉल्यूशन का कलर है, इट लुक्स लाइक ब्रोंज कलर। सो विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड at the same time, on increasing the concentration of metal as pairing of unpaired electron starts, blue color fades with time. ब्लू कलर टाइम के साथ साथ फेड होना शुरू हो जाएगा एंड सोल्यूशन स्टार्ट्स लुकिंग ब्रोंज इन कलर। और अगर सोल्यूशन का उस वक्त कलर है तो वो सिर्फ मेटल, अमोनिएटेड मेटल केटायंस के कारण। एंड कलर ऑफ सोल्यूशन starts turning from blue to bronze due to only metal clusters. Metal cluster का मतलब increased population of ammoniated metal ions. अब कलर अमोनिएटेड मेटल आयन के कारण रहेगा।
क्लस्टर का मतलब गुच्छा, लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे मेटल के ड्यू टू द ओनली मेटल क्लस्टर्स और अमोनिएटेड मेटल आयंस। तो आपको ये 3 या 4 पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि जब मेटल अमोनिया में डिसॉल्व होगी तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और केटाइन बनेगा। केटाइंस को भी कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल विच इज सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंडिंग द मेटल आयन ये सेम नहीं है, क्योंकि हर चार्ज स्पीशीज का अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर है। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी सराउंडिंग में अमोनिया मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। जनरली केटायन का साइज छोटा होता है एनायन के कंपैरिजन में, तो केटायन का सॉल्वेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सॉल्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है साइज में, इट्स ए सब एटॉमिक पार्टिकल। एक आयन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा है, तो सॉल्वेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल आयन। और अगर हमें अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पे ऊपर चार्ज +2 है, साइज और छोटा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उनका सॉल्वेशन उनके सराउंडिंग में जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिफरेंट देन द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल विच इज सराउंडिंग द अल्कली मेटल आयंस। So this is X, this is X dash. So accordingly हम यहां पर अमोनिया मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो डिफरेंट बता रहे हैं। So टोटल जो रिएक्शन आप लिख रहे हो बस आप ये बता रहे हो कि टोटल अमोनिया के अगर X और Y मॉलिक्यूल्स हैं, X डैश या Y डैश मॉलिक्यूल्स हैं, X और Y मॉलिक्यूल्स हैं, few molecules are surrounding the cation, few molecules are surrounding the electron, few molecules of ammonia are surrounding the electron. This is called ammoniated cation, ammoniated cation, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं दे आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन इज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक है। जैसे जैसे मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन सॉल्यूशन में बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इवेंचुअली सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक बनेगा after exceeding the concentration up to certain threshold and that threshold is 3 molar। जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे सॉल्यूशन विजिबल कलर में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही थी, तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप मेटल आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो अब जो कलर सॉल्यूशन का दिखता है जो कि ब्रोंज कलर है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड मेटल आयंस, मेटल क्लस्टर की वजह से। मेटल क्लस्टर का मतलब कलेक्शन और गुच्छा बन गए मेटल्स के, लंप बन गए टाइप के। अब उसके बाद आपसे यह भी पूछा जाता है कि अल्कली मेटल की जब अमोनिया में सॉल्यूशन बन गया तो उस सॉल्यूशन की डेंसिटी प्योर अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम। तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ही है, solution of alkali metal in ammonia versus solution pure ammonia which is a liquid. I am using the word that pure ammonia is a solvent. Solvent के कंपैरिजन में solution की डेंसिटी कम है। This is merely information। तो आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि अगर हम सेम मास ले लें, मतलब मास में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को बराबर बराबर ले लें, हु विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम? तो ऑब्वियसली जिसकी डेंसिटी कम है दैट विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। सो दिस इज मेयरली एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा है या फिर अमोनिया की डेंसिटी ज्यादा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू लिक्विड अमोनिया, विच इंडिकेट्स कि फॉर द सेम मास solution will occupy more volume. If you want, you can just note down. Otherwise, this is everything being taught from the sheet.
अब यहां पर एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा जाता है कि जब हमने ये बोला कि कंसेंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लू से फेड होना शुरू हो गया। तो कई बार पूछा जाता है कि वो कलर की फेडिंग, हमने इस चीज को ऐसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, अब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब हम मेटल की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं तो होना ये एक मेटल और अमोनिया का एक रिएक्शन स्टार्ट में शुरू हो जाता है। जस्ट अ मिनट। एक्चुअल में व्हाट इज द रियल कॉज ड्यू टू विच कलर स्टार्ट्स फेडिंग? एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे आप मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हो, मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अमोनिया की सराउंडिंग में है, मतलब अमोनिया सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉटेड लाइन से मैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समटाइम्स देयर अकर केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, समटाइम्स chemical reaction takes place between electron and ammonia molecules। होता यह है कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने से व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल को NH बॉन्ड ले लूं, NH बॉन्ड दिखाऊं, तो H पे पॉजिटिव चार्ज है, NH2 पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कई बार ये इलेक्ट्रॉन H+ गेन करता है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से खींचे जाते हैं टुवर्ड नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां से जनरेट होता है H+, और ये पॉजिटिवली चार्ज H+, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ये H+ गेन करेगा, इट फॉर्म्स न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, और न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट लाइक हाफ H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहां से जैसे ही NH2 और H इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, हेट्रोलिटिक ब्रेकेज, अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज, तो साथ में बनता है NH2 नेगेटिव आयन, और ये NH2 नेगेटिव आयन इस मेटल के टाइम के साथ मिलके दे फॉर्म ए कंपाउंड मेटल अमाइड, MnH2। This is called metal amide। So जब आप सर्टन लेवल से, सर्टन मोल से ज्यादा एक्सीड कर देते हो, ज्यादा कंसेंट्रेशन कर देते हो मेटल की अमोनिया में, तो इनके बीच में अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन अमोनिया मॉलिक्यूल गेन करेगा। पर अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वो एक्चुअल में उसके अंदर NH बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिशन होता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिशन। दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, और जो बनने वाले H पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और पीछे जो NH2- आयन बच गया, तो NH2- मेटल के टाइम के साथ मिलकर बनाएगा मेटल अमाइड। तो ओवरऑल प्रोसेस को अगर मुझे दिखाना हो तो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूं, H+ से ये H+ कैंसल, NH2- से NH2- कैंसल, सो ओवरऑल रिएक्शन इज मेटल प्लस जो रिलीज हुआ, मेटल प्लस से मेटल प्लस कैंसल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल। तो लेट्स से दिस इज स्टेप नंबर 1 2 3
4, दिस इज नॉट एक्चुअली रियल मैकेनिज्म, मैं जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, कि मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए और जो मेटल आयंस बने, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब अमोनिया मॉलिक्यूल गेन करेगा तो अमोनिया मॉलिक्यूल का NH2 और H बॉन्ड ये ब्रेक होगा, H प्लस और NH2 माइनस बनेगा, लेकिन H प्लस के टायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्योंकि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और ये मिलके बनाएगा हाइड्रोजन एटम विच इज रिलीज एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट लाइक H2, यू नो दैट। और निकलने वाले NH2 माइनस इस मेटल के टायन के साथ मिलके बनाएंगे सॉल्ट मेटल अमाइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है मेटल की अमोनिया के साथ, फॉर्मिंग MnH2 एंड हाइड्रोजन गैस। और मेटल अमाइड्स के बनने के कारण अब इलेक्ट्रॉन्स तो रहे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर लिए, हाइड्रोजन आयन ने एब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन घटने के कारण color of solution starts fading. This is actually the reason of that why on increasing the concentration of metal in liquid ammonia, why blue color starts fading. The reason is there occur reaction of metal with the solvent. तो solvent के साथ जब metal का reaction हो रहा है तो अमोनिया के अंदर जो NH बॉन्ड है इसकी हिट्रोलिटिक ब्रेकेज हो रही है, और बनने वाले H पॉजिटिव आयन दे आर गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये तभी होगा जब आप मेटल की सिग्निफिकेंट कंसेंट्रेशन अमोनिया में डालोगे, मैग्नेट मेटल की सिग्निफिकेंट मोल्स अमोनिया में डालोगे, और वो एक थ्रेशोल्ड बताया गया है कि 3 मोलर कंसेंट्रेशन से ज्यादा जब करते हो तब ऐसी प्रोसेस और ज्यादा फेवरेबल हो जाती है। सो ड्यू टू दिस रिएक्शन कलर ऑफ द सोल्यूशन स्टार्ट्स गेटिंग फेड फ्रॉम ब्लू टू ब्रोंज। अब इस सोल्यूशन के रिगार्डिंग एक और फैक्ट है, अगर मैंने इस अल्कली मेटल के सोल्यूशन में सपोज मैंने कुछ इंप्यूरिटीज डाल दी, कोई और मेटल डाल दी, आयरन, जिंक, प्लैटिनम, दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर दिस एक्सपीडाइट दिस प्रोसेस, वो इनकी रिएक्शन को और एनहांस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई और मेटल डाल दी सोल्यूशन में तो दैट मेटल कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू एनहांस द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन। So metals like iron, zinc, platinum, which are added, which act as impurities, accelerate above reaction. They act as a catalyst. Who is this M? M is alkali metal और alkaline earth metal. तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो आपको मालूम है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और M2 पॉजिटिव बनाएगा। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 और NH2 माइनस बनाएंगे 2, और ये मेटल 2 प्लस NH2 माइनस से मिलके मेटल अमाइड बनाएगा MnH2 ट्वाइस। क्योंकि निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक H प्लस और NH2 माइनस बना रहा है, जो कि एक H प्लस हाफ H2 बना रहा है, यानी कि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं टू बैलेंस द रिएक्शन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने नेट चार्ज कंजर्व करना है। तो अगर पर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो अमोनिया का एक बॉन्ड ब्रेक होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सब ये चीज डबल 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 हो जाएगा। तो डबल डबल का मतलब कि हाफ H2 की जगह मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दी, और क्योंकि 2 मोल NH2 माइनस है और मेटल पे +2 चार्ज है, तो आपको मालूम है कि मेटल पे जब +2 चार्ज हो और NH2 माइनस 1 हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MnH2 ट्वाइस। दिस इफ यू एड अप ऑल द स्टेप्स, ये चीज आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल में मिलेगी। पर अगेन दिस हैपेंस आफ्टर यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन अमोनिया सॉल्यूशन बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन। अब यहां पर कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेटिव पार्ट कि मेटल की सराउंडिंग में जब अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जब डाई पॉजिटिव केटायन है, मैंने अभी ये रिएक्शन लिखी भी थी, डाई पॉजिटिव मेटल आयन की सराउंडिंग में जब कुछ एक्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है, दे आर सराउंडिंग इट, यूजुअली ये देखा जाता है कि दिस एक्स डैश इज 6, मतलब मेटल आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। इसको बोलते हैं हेक्सा अमोनिएट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जस्ट शीट में है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जस्ट एक पता होना चाहिए कि मेटल पे जब +2 आयंस हैं, उनकी सराउंडिंग में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होते हैं, यूजुअली हेक्सा अमोनिएट बोलते हैं उसे। पर जो अगर मैं ओवरऑल अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के सोल्यूशन की अमोनिया में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समराइज करूं, तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, द मोमेंट मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने केटायन और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, केटायन को भी अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम चीज होने वाली है, बस फर्क इतना कि वहां पर एक मेटल का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अमोनिएटेड मेटल आयन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वर्ड आपको पता होना चाहिए। जब सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन और आयंस बन गए, दे आर फ्री टू मूव, तो सोल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सोल्यूशन का कलर ब्लू है। जैसे जैसे आपने मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ानी शुरू कर दी, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, सोल्यूशन में डायमैग्नेटिक नेचर आनी शुरू हो जाएगी। जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट था, सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक था इनिशियली। तो ऐसा तभी होगा जब मेटल की एक कंसेंट्रेशन इन एक सर्टेन कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाए, एंड दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 मोलर। फिर जैसे ही आप मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हो, तो इनकी रिएक्शन भी आपस में होती है। किसकी रिएक्शन? मेटल की अमोनिया के साथ। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और केटायन बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी कि अमोनिया का रिडक्शन हो रहा है, अमोनिया इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, पर रियलिटी में अमोनिया में H+ की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जैसे ही NH बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, तो H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव 2 स्पीशीज जनरेट हो रहे हैं, जिसमें से H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, विच विल लिबरेट एज हाइड्रोजन गैस। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि अल्कली मेटल को जब अमोनिया में डालते हैं तो मेटल अमाइड बनता है, तो कौन सी गैस साथ में रिलीज होती है? हाइड्रोजन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो H+ कंज्यूम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन तो घटनी शुरू हो गई। जब तक इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, सॉल्यूशन में कलर अब इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं रहेगा, तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड होगा। तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो पहले ब्लू था, वो धीरे 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 ब्रोंज कलर बनता जाता है। दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर भी बोल देते हैं, मतलब अमोनिएटेड मेटल आयंस के कारण हो रहा है। एंड सेम थिंग हैपन्स जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो। और यहां आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन एड ऑन हो गई कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में यूजुअली अमोनिया कितनी काउंटिंग होते हैं पर मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन का क्या है? यूजुअली 6। और मैं समझता हूं कि 6 आज आपको लग रहा है कि बड़ा सा याद रखने वाला, लेकिन कल को जब आप 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे, आप देखोगे मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस, मैक्सिमम केसेस में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी कॉमन when you study about the complex compounds. It's like complex metal ion. Complex metal ions में usually ये जो ligand की संख्या होती है, solvent molecule जो metal ions के अराउंड होते हैं, usually per metal ion 6 is very common. Octahedral geometry होती है usually ऐसे केसेस में। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, which is again very important, पेज नंबर 9 पर मैं यहां पर आपको याद दिला दूं, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 सुना हो तो मैंने उसमें आपको यह चीज बोली थी कि पेज नंबर 8 पे नीचे लास्ट पेज में यूजेस ऑफ अल्कली मेटल, दे आर जस्ट इंफॉर्मेटिव, वो आपको याद ही रखने हैं, तो वो पार्ट मैं यहां पे स्किप करूंगा। पेज नंबर 8 पे यूजेस ऑफ अल्कली मेटल और पेज नंबर 9 पे यूजेस ऑफ अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी यूजेस दे आर जस्ट they are supposed to be like memorize। तो मैं पेज नंबर 9 पर डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करूंगा फ्रॉम डायगोनल रिलेशनशिप एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
which is really very important. So the topic is anomalous behavior of lithium and that of course beryllium. सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्यों है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी अल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम से कई केसेस में डिफरेंट होती है। लिथियम का बिहेवियर बहुत सारी अल्कली मेटल से डिफरेंट है। इसी तरीके से बेरिलियम का बिहेवियर बाकी रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल से काफी अलग है। तो ऐसा क्या है, यूजुअली पहला एलिमेंट लाइक अल्कली मेटल के केस में लिथियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में बेरिलियम, इनमें हमेशा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों हैं जो इनको बाकी उनके फैमिली मेंबर से अलग करती हैं। व्हाई दे शो सम एबनॉर्मल बिहेवियर? द रीजन इज किसी भी मेटल की ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसके मेटल आयन से कंट्रोल होती हैं। मतलब किसी मेटल की प्रॉपर्टीज बेसिकली उसके मेटल आयन गवर्न करता है, और मेटल आयन की जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी चार्ज और उसके रेडियस का रेशो, चार्ज टू साइज रेशो, क्योंकि चार्ज टू साइज रेशो डिसाइड्स पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन वर्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 में फायान रूल में पढ़ा था कि किसी केटायन की कितनी ताकत है, कि वो कितनी टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, and that polarizing power of the metal ion is controlled by the charge and the size of the metal ion. Basically charge to size ratio की बात होगी। और जब भी हम मेटल आयन के लिए चार्ज टू साइज रेशियो की मैं बात करूंगा, चार्ज ऑफ द मेटल आयन टू द साइज रेशियो, साइज से मेरा मतलब है वॉल्यूम, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ द आयन रेज टू पावर 3, assuming that ions are spherical in size। तो बेसिकली मैं यहां पर जब मैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम के रेशियो देख रहा हूं, तो यहां में मेरा जो मेन फीचर है चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो, चार्ज टू द रेडियस रेशियो, बिकॉज रेडियस अगर मुझे मालूम है तो 4/3 पाई आर क्यूब उसी का एक्सटेंशन है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं दिस इज चार्ज डेंसिटी which is dependent on the value of charge and also it is inversely proportional to the radius। तो जिस मेटल आयन का साइज सबसे छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना किसी केटायन पे इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो बेसिकली जो रियल रीजन है कि वाई लिथियम एंड बेरिलियम दे शो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, मैं कहूंगा कि लिथियम प्लस जो उसका आयन है और बेरिलियम 2 प्लस जो उसका आयन है, दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। सो फर्स्ट रीजन इज द हाई पोलराइजिंग पावर which is dependent on their charge density। Because of the high polarizing power, because of the very high charge density, lithium plus and beryllium 2 plus, they show many properties different from their other family members। Because of the small size, their charge density is high। अब दूसरी चीज, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम सेकेंड पीरियड के हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम दे बिलोंग टू थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, उनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं। तो ये भी एक कारण है कि इनकी प्रॉपर्टीज बाकियों से अलग क्यों हो जाती है। They don't have vacant d orbitals।
क्योंकि इनका साइज छोटा है और ज्यादातर मेटल की प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अल्टीमेटली तो आयनाइजेशन एनर्जी से भी रिलेट होगी, और क्योंकि लिथियम और बेरिलियम साइज में छोटे हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी से एबनॉर्मली हाई। वो भी एक कारण है जो इनको इनके बाकी फैमिली मेंबर से अलग करता है। सो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज देयर ionization energy and electronegativity is very high. ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज इसके रिमेनिंग मेटल से, उसी की फैमिली के बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में काफी हद तक डिफरेंट है। अब यहां बात आयनाइजेशन एनर्जी की तो इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि हम यह बताना चाहते हैं कि मेटल की ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी से है, और इलेक्ट्रॉन के लूज करने का कनेक्शन आयनाइजेशन एनर्जी से, ये आप सब जानते हैं। पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात क्यों की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब था कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्डेड पेयर, एक बॉन्ड बनने के बाद हर एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, लेकिन वहां हम बात कोवेलेंट बॉन्ड की करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और बेरिलियम के बॉन्ड्स ज्यादातर कोवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि आपने फायान रूल में यह पढ़ा था कि जिस मेटल आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी हाई पोलराइजिंग पावर होगी, उसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड में सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जहां कोवेलेंट कैरेक्टर की बातें होंगी उन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र तो होगा। और क्योंकि लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम 2+ की चार्ज डेंसिटी हाई है, जिसके कारण पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो लिथियम और बेरिलियम के द्वारा बनाया गया बॉन्ड यूजुअली आयनिक कम कोवेलेंट नेचर उसमें दिखेगी सिग्निफिकेंटली। इसीलिए यहां बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कनेक्शन है टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए बॉन्ड। बेसिकली दैट बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स में सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ऑफ देयर हाई पोलराइजिंग पावर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फायान रूल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5। So that's why in their bond there is sufficient covalent character, जिसके लिए हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी जाके कमेंट कर रहे हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इनकी रिलेटिव टू द अदर अल्कली मेटल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें इसीलिए क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया बॉन्ड यूजुअली कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करेगा। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिथियम को बाकी अल्कली मेटल से अलग करती हैं? व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? तो उसके लिए आप ये देख सकते हो पेज नंबर 9 पे एक बहुत अच्छा सा टेबल बना हुआ है, और उस टेबल में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। मैं उन सारे पॉइंट्स को यहां डिस्कस कर रहा हूं 1 by 1, क्योंकि उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो लिथियम को इसके बाकी अल्कली मेटल से अलग करती है, तो पहली बात तो आ जाती है हार्डनेस, या यूं कहूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हार्डनेस का संबंध, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का संबंध मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से है, और जब तक हम किसी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम मेटल का मेटल के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है दैट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, उनकी हार्डनेस कितनी है। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती थी? अगर आपको याद हो, मेटालिक बॉन्ड पे हमने काफी डिटेल डिस्कशन की थी कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में। हमने कहा था कि अल्कली मेटल जो होती हैं, अल्कली मेटल्स में मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उनका पर एक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में, एक मेटल एटम पर कर्नल 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता था। हमने ये कहा था कि मेटालिक लैटिस में
देयर इज ए कलेक्शन ऑफ द मेटल एटम, और वो सारे मेटल एटम अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं. दोज इलेक्ट्रॉन्स दे गेट डीलोकेलाइज्ड एंड दैट डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज अट्रैक्शन विद द मेटल आयन. दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन. वी कॉल इट एज मेटालिक बॉन्ड. तो यहां जो मेटालिक बॉन्ड की बात हो रही है, वो इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि मेटल का साइज कैसा है. जितना मेटल का रेडियस छोटा होगा उतनी मेटल और मेटल के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और जितनी डिस्टेंस कम होगी उनकी अट्रैक्टिव फोर्स भी स्ट्रांग होगी. तो मेटल का मेटालिक रेडियस, जो कि लिथियम का मेटालिक रेडियस सबसे कम है एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो मेटालिक रेडियस कम होने के कारण उनके बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई. स्मॉलर द साइज, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड. और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना मेटल मेटल में कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने से मेटल की हार्डनेस भी ज्यादा होगी लिथियम के केस में, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. So more hardness and more melting and boiling point of lithium as compared to other alkali metal. Usually alkali metals are very soft. Even sodium can be cut with a knife, but lithium is relatively hard. Why hard? Because the strength of metallic bond is strong. क्योंकि metallic bond की strength इस चीज पे डिपेंड करेगी metals atoms के बीच का distance कितना है. दो metal atoms के बीच में क्या distance है, which is controlled by their atomic radius, metallic radius. So hardness and melting and boiling point is because of small size and high strength of metallic bond. Third, ऑब्वियसली बात उठेगी रिएक्टिविटी की. किसी मेटल की रिएक्टिविटी एकमात्र कारण है मेटल की क्या टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन. चाहे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में मेटल लूज करे, चाहे गैस फेज में लूज करे, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की लूज करने की एबिलिटी आयनाइजेशन एनर्जी से भी रिलेटेड है. और लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से ज्यादा है. तो उसका जो बेसिक कॉज है high ionization energy that make the lithium less reactive, that makes the lithium less inclined toward participation in reaction. किसी के साथ भी रिएक्शन करना है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या तो सॉल्यूशन में ज्यादा होनी चाहिए या गैस फेज में ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन अगर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने में उतनी सक्षम नहीं है. इसलिए उस मेटल की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होगी. दैट इज व्हाई लिथियम इज लेस रिएक्टिव. सो रिएक्टिविटी इज जस्ट बिकॉज, दैट इज रिएक्टिविटी इज लो बिकॉज ऑफ हायर आयनाइजेशन एनर्जी. इसलिए लिथियम इजिली रिएक्ट नहीं करता लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट. इस पे हमने काफी डिटेल्ड चर्चा की थी. अगर आपको याद हो तो हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन की थी कि डाउन द ग्रुप मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ती है, और अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटल की रिड्यूसिंग पावर भी बढ़नी चाहिए. और जब हम रिड्यूसिंग पावर की बातें कर रहे हैं तो टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इन ए सॉल्यूशन, तब हमने कुछ ऐसे चर्चा की थी कि मेटल की रिड्यूसिंग पावर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी. जितनी किसी मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी, लेस एंडोथर्मिक होगी, मेटल की टेंडेंसी टू लूज टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म. जितनी मेटल की सॉलिड से गैस फॉर्म में जाने की टेंडेंसी कम होगी, उतना मेटल से अब इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होगा. मैं इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं. हमने ये कहा था, अगर मैं बिगिनिंग से बात करूं
किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और उसका आयन बना, लेकिन सॉल्वेंट में, इन ए सॉल्वेंट, लेट्स से वाटर। तो मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल आयंस इन ए सॉल्यूशन, इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना हम बोलेंगे कि मेटल हैज वेरी हाई रिड्यूसिंग पावर, मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जितना किसी मेटल का मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, जितनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल is counted as negative value. More negative reduction potential means more reducing power. और हमने ऐसे चर्चा की थी कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच ज्यादा से ज्यादा अगर नेगेटिव होगा, यानी कि बनने वाले मेटल आयन सॉल्यूशन में जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस मेटल आयन। जितना मेटल आयन ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी इस मेटल की टेंडेंसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होगी, उतना हम उसे बोलेंगे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, यानी कि यूं कहेंगे उसकी रिड्यूसिंग पावर इज हाई। फिर हमने कहा था कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच नंबर 3 स्टेप्स के डेल्टा एच का सम है। और वो 3 स्टेप हमने कौन कौन से लिखे थे? मेटल को पहले गैस फॉर्म में लेके जाइए, मेटल को सॉलिड टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करा के मेटल आयंस बनाओ गैस फेज में, और फिर मेटल आयंस को एक्वस मीडियम में लाने के लिए, एक्वस फेज में लाने के लिए मेटल का सॉल्वेशन करो, मेटल आयंस का सॉल्वेशन करो। सॉलिड से गैस कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए फर्स्ट स्टेप में दैट इज डेल्टा H1 विच इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंड दिस इज एंडोथर्मिक पार्ट, पॉजिटिव। गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने तो आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक विच इज पॉजिटिव पार्ट। लेकिन जब मेटल आयन को एक्वस फेज में लाना है तो मेटल आयन शुड बी सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेटल आयन को सराउंड करेगा एनर्जी इज रिलीज्ड, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होने के कारण एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस हाइड्रेशन एनर्जी टर्म, हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज नेगेटिव। और अगर मुझे इस प्रोसेस को ज्यादा स्पॉन्टेनियस करना है, यानी कि इसे ज्यादा स्टेबल बनाना है, तो उसके लिए मुझे ये डेल्टा एच टर्म नेगेटिव चाहिए। और ये तभी होगा नंबर नेगेटिव जब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, सब्लिमेशन एनर्जी लेस पॉजिटिव हो, आयनाइजेशन एनर्जी लेस पॉजिटिव हो। तो अगर किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर बढ़ानी है, किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव करना है, टू मेक मेटल मोर reducing in nature, delta H total should be negative. Therefore, delta H sublimation should be less positive. Delta H ionization energy should be less positive. But delta H hydration energy should be more negative, ताकि टोटल डेल्टा H ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो। और जिस मेटल के लिए डेल्टा H मोस्ट नेगेटिव होगा, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगी। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि लिथियम का साइज छोटा है, और छोटा साइज होने के कारण उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी, उसका सॉलिड से गैस में कन्वर्जन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लिथियम और लिथियम का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा स्मॉल साइज के कारण। तो उसको सॉलिड से गैस फॉर्म में ले जाने के लिए, एटम्स को दूर करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज।
सो दिस पार्ट इज वेरी पॉजिटिव, जबकि हमें चाहिए लेस पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लिथियम का साइज छोटा है, तो लिथियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव, जबकि हमें चाहिए लेस पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के केस में ज्यादा एंडोथर्मिक होगी। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि लिथियम के केस में डेल्टा एच मोर पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके सब्लिमेशन वाला पार्ट और आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट बहुत पॉजिटिव होगा। क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो एटम्स को अलग करने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, मोर एंडोथर्मिक सब्लिमेशन पार्ट। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए गैस फेज से जो एनर्जी देनी पड़ेगी लिथियम एटम्स को, आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव फॉर लिथियम। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि लिथियम के केस में ये डेल्टा एच टर्म शायद पॉजिटिव रह जाएगी, तो लिथियम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में सबसे कम होनी चाहिए। बट सरप्राइजिंगली, क्योंकि लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है एज कंपेयर टू सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, लिथियम प्लस का अनएक्सपेक्टेडली चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय चार्ज डेंसिटी, चार्ज एंड रेडियस का रेशो, चार्ज टू द रेडियस रेशो। लिथियम का साइज क्योंकि सबसे छोटा है, लिथियम का चार्ज भले ही सेम है, सोडियम पे भी +1, पोटेशियम पे भी +1, लिथियम पे भी +1, चार्ज भले सेम है पर साइज बहुत छोटा है, तो इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज सो लार्ज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज, मोर नेगेटिव। और ये ओवरऑल ये जो टोटल डेल्टा एच आता है वो लिथियम के केस में मैक्सिमम नेगेटिव आता है, जो कि लिथियम के लिए इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बहुत बढ़ा देगा। तो मैं कह दूंगा कि लिथियम हैज वेरी हाई टेंडेंसी सरप्राइजिंगली टू लूज इलेक्ट्रॉन इन द सॉल्यूशन। सो लिथियम के लिए यह पाया गया कि उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट नेगेटिव। लिथियम हैज वेरी हाई रिड्यूसिंग पावर। सो बिकॉज ऑफ हाई सब्लिमेशन एंथैल्पी, because of high ionization energy, lithium is expected to be least reducing in solution. But unexpectedly, but what happens in actual? इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, lithium plus ion gets extensively hydrated. And hydration energy released is most negative, which makes lithium to lose electron most spontaneously in the solution. लेकिन इस चीज का हमें पता कहां से लगा, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ इज लिथियम हैज हाईएस्ट reducing power as its reduction potential E naught reduction potential value is most negative. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन द सॉल्यूशन विल बी मोर, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है तो ये बॉन्ड वीक होगा। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो सब्लिमेशन एनर्जी लेस नेगेटिव होगी, सब्लिमेशन पार्ट लेस पॉजिटिव होगा, सॉरी।
और क्योंकि साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो ये पार्ट भी लेस पॉजिटिव हो रहा है। पर हम ये भूल ना जाए, हाइड्रेशन एनर्जी क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है केटायन का, हाइड्रेशन एनर्जी घटती जाएगी, तो ये नेगेटिव नंबर छोटा होता जा रहा है, मतलब लेस नेगेटिव होता जा रहा है, जबकि मुझे मोर नेगेटिव चाहिए, जबकि मुझे ये नंबर मोर नेगेटिव चाहिए। बट फिर भी क्योंकि दो टर्म्स डाउन द ग्रुप डेल्टा एच को मोर पॉजिटिव होने से रोक रही है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस, इट विल बी लेस एंडोथर्मिक, तो वो हमारे पॉजिटिव फेवर में है, हमें तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, तो हमें तो ये नंबर लेस पॉजिटिव चाहिए। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस पॉजिटिव। तो ड्यू टू दीज टू फैक्टर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये डेल्टा एच डाउन द ग्रुप लेस एंड लेस पॉजिटिव, यानी कि टुवर्ड मोर नेगेटिव होता जा रहा है। और ऐसा पाया भी गया कि डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बट एक्सेप्शनली लिथियम ने हमें सबको सरप्राइज कर दिया। द रीजन इज कि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा नेगेटिव निकला। क्यों निकला इतना ज्यादा? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो, एंड ये रेडियस इतना छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई लिथियम के केस में कि भले लिथियम के केस में ये दो नंबर बहुत पॉजिटिव है, पर ये नंबर इतना ज्यादा नेगेटिव है कि ओवरऑल प्रोसेस में डेल्टा एच, इस पूरी प्रोसेस की डेल्टा एच यानी कि लिथियम आयन की स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में मैक्सिमम है, और जिसका मेटल आयन सॉल्यूशन में मोस्ट स्टेबल होगा उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम। सो लिथियम प्लस आयन इज फाउंड टू बी प्रेजेंट एट मोस्ट स्टेबल स्पीशीज इन सॉल्यूशन, एंड लिथियम इज कंसीडर्ड एज हाईली मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट की पावर को मापने के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके चर्चा आप क्लास 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एंड दिस रिडक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट नेगेटिव। जितना कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा, पर लिथियम के केस में ये एक्सेप्शनली मोस्ट नेगेटिव निकला। हालांकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और मैं यहां पर रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर यही बताता हूं, रिड्यूसिंग पावर भी यही और इसी ऑर्डर में है। वहां बेरिलियम डोमिनेट नहीं करता, इसका मतलब बेरिलियम का साइज फैक्टर, सब्लिमेशन एंथैल्पी, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि लिथियम से ज्यादा है, उसके लिए ये नंबर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के केस में इनको डोमिनेट नहीं कर पाते उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि उसके लिए ये दो नंबर ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये टर्म्स ही बहुत पॉजिटिव है, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव तो है बट सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं है उसकी फैमिली में। इसका मतलब बेरिलियम के केस में सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी डज नॉट डोमिनेट ओवर हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में भी दिखेगा कि बेरिलियम के केस में रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव क्यों नहीं अपनी फैमिली के कंपैरिजन में। हम कहेंगे कि बेरिलियम के केस में सब्लिमेशन एंथैल्पी ज्यादा है क्योंकि उसका साइज छोटा है, और बेरिलियम पे +2 चार्ज होने के कारण उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दो टर्म काउंट करनी पड़ेंगी, तो पॉजिटिव टर्म्स का मैग्नीट्यूड डोमिनेटिंग ही रहेगा, इसलिए बेरिलियम के केस में लिथियम जैसा घपला नहीं हो पाता। तो जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा हाई रिड्यूसिंग पावर होगी। तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, exceptionally lithium has extraordinary high reducing power. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, अगेन हाइड्रेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज combustion in the air and hydration.
तो हाइड्रेशन की चर्चा हमने कर ही ली है, हाइड्रेशन एनर्जी की, कि लिथियम का क्योंकि साइज सबसे छोटा है तो चार्ज टू रेडियस रेशियो लिथियम आयन की मैक्सिमम ज्यादा है, तो लिथियम आयन का हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा। ये चीज हमने यहां बात कर ही ली है। कंबशन इन एयर, तो अगर आपको याद दिला दूं तो हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल एयर में जब रिएक्ट करेंगे तो वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मेटल अपना ऑक्साइड बनाएगी या परऑक्साइड बनाएगी या सुपर ऑक्साइड बनाएगी। लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल जो नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टीज यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच करती हैं। हमने इसे डिटेल्ड में डिस्कस किया था कि लिथियम इज द ओनली मेटल विच कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन एज वेल। रिमेनिंग अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली, बट लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड and lithium oxide. Probably you can refer lecture number 2 and 3. So lithium is the only member which on combustion in the air it reacts with both. Lithium will react with oxygen to form oxide. Lithium will react with nitrogen to form its nitride. हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की नेचर, यहां भी मैंने कुछ चर्चा इस प्रकार से की थी कि यूजुअली जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो अल्कली मेटल में 4 अल्कली मेटल ही हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, जिनके बाइकार्बोनेट सॉलिड है। बेकिंग पाउडर की बात की थी, पिछले लेक्चर में की थी, लेक्चर 3 में। लिथियम का बाइकार्बोनेट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ओनली इन सोल्यूशन फॉर्म। बाकी सबके बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, रुबीडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहां पर बात उठेगी नाइट्रेट्स की हीटिंग। नाइट्रेट्स की हीटिंग पिछले ही लेक्चर में हमने चर्चा की थी। यूजुअली नाइट्रेट्स को गर्म करने पे 2 गैसेस निकलती थी, ब्राउन गैस NO2 एंड O2। लेकिन अल्कली मेटल के बाकी नाइट्रेट्स हीट करने पे सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करते। लेकिन लिथियम का नाइट्रेट भले ही अल्कली मेटल फैमिली को बिलोंग करता है, पर लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पे 2 गैसेस बनाता है, NO2 ब्राउन गैस एज वेल एज O2। तो लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग produces its oxide NO2 and O2 both। हमने कुछ इस तरह से चर्चा की थी कि किसी भी सॉल्ट को, चाहे वो नाइट्रेट हो, ऑक्सालेट हो, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, इवेंचुअली उसे गर्म करने पे ऑक्साइड बनता है। और रीजन दिया था कि ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। पर साथ में गैसेस कौन सी रिलीज होंगी? क्या अकेली O2 रिलीज होगी? क्या अकेली NO2 रिलीज होगी? तो यूजुअली नाइट्रेट्स में हमेशा 2 तरह की गैसेस रिलीज होती हैं। पर अगर मैं यही अल्कली मेटल के नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट को हीट करूंगा तो यूजुअली 800 डिग्री तक मैक्सिमम वो हमेशा NO2 तो रहने ही रहे, तो सिर्फ O2 रिलीज करते हैं। दे रिलीज ओनली O2, दे डोंट रिलीज NO2। अगर आप उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो N2 गैस में डीकंपोज हो सकते हैं, बट दे डोंट प्रोड्यूस NO2 गैस। लेकिन लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पे ब्राउन कलर्ड NO2 गैस प्रोड्यूसेस, जो इसके नाइट्रेट की प्रॉपर्टी को, जो इसकी हीटिंग नाइट्रेट्स की प्रॉपर्टी को बाकी रिमेनिंग अल्कली मेटल के नाइट्रेट से डिफर कर देगा। सो दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रीफ रिवीजन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अगर हम यहां बात करें लिथियम फ्लोराइड या लिथियम ऑक्साइड्स की, यूजुअली लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, तो अगर मैं इनकी लैटिस एनर्जी की बात करूं, लैटिस एनर्जी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिथियम विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द आयंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द आयंस। क्योंकि लिथियम के साइज, लिथियम केटायन का साइज छोटा है,
तो लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम कंपाउंड इज वेरी हाई। और जब किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। हमने ये थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी दो टर्म्स में डिपेंडेंट है, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तभी वो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा। अगर मैं सोडियम का फ्लोराइड ले लूं, सोडियम का ऑक्साइड ले लूं, पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम ऑक्साइड, उन सबके केस में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज बड़ा है, उनकी लैटिस एनर्जी कम है। तो अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स और अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन इज वेरी हाई लैटिस एनर्जी एसोसिएटेड विद देम। क्यों लैटिस एनर्जी ज्यादा है? अगेन कारण, लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है, रेडियस ऑफ केटायन छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए लिथियम के कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के कारण दे आर यूजुअली वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का ऑक्साइड्स, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल एज कंपेयर टू remaining alkali metal fluorides and remaining alkali metal oxides because of high lattice energy in compounds of the lithium ion because of its smallest size. कार्बाइड्स की अगर मैं बात करूं, this was property number 9th in your chart, this is property number 10th and this is property number 11. 8th प्रॉपर्टी में वापस आऊंगा, मैंने अभी इंटेंशनली छोड़ा क्योंकि उसके बारे में मुझे आपको कुछ और बताना है। कार्बाइड्स की अगर मैं बात करूं, यूजुअली कभी भी किसी मेटल को अपने कार्बाइड बनाने हो तो हम मेटल की रिएक्शन कार्बन से करवा के मेटल का कार्बाइड बना सकते हैं। किसी मेटल का कार्बन से रिएक्शन करा के मेटल कार्बाइड बनाना, दिस इज रियली वेरी टफ एंड चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि यूजुअली कार्बन इज वेरी लेस रिएक्टिव। पर अगर मैं कार्बाइड आयन की बात करूं, C4- आयन की, कार्बाइड की, या C22- आयन की, तो जब तक मैं कार्बाइड की बात करूं एज ए C4-, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए C4- एक मोनो एटॉमिक आयन है। और मोनो एटॉमिक एनायन कैरी करने वाले कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी आप अच्छे से समझ सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज अपॉन साइज ऑफ द आयंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर मैं कार्बाइड की मैं बात करूं ना, C4- आयन को किसी मेटल आयन से रिएक्ट करना है और मेटल कार्बाइड में मुझे फॉर्मूला बना दिया लेट्स से M4C1, क्योंकि मेटल पे अगर +1 चार्ज C4- तो ये मिलके कुछ ऐसा कार्बाइड बनाएगा। यूजुअली कभी भी कार्बाइड मेटल की डायरेक्ट कार्बन से रिएक्शन करने पे नहीं बनते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कार्बन ऑलमोस्ट इनर्ट रहता है। क्योंकि कार्बन की जो मोस्ट इजीली फॉर्म्स है लाइक ग्रेफाइट, डायमंड, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। कार्बन इतनी आसानी से किसी मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कभी नहीं करता। लेकिन लिथियम मेटल अकेली ऐसी अल्कली मेटल है जो कार्बन से डायरेक्ट रिएक्शन करके कार्बाइड बना लेगी। और उसका कारण यही है क्योंकि अगर मैं कार्बाइड की बात करूं तो कार्बाइड मोनो एटॉमिक एनायन है
और मोनोएटॉमिक एनाइन में बनने वाले कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी उसकी लैटिस एनर्जी गवर्न कर रही है, और लैटिस एनर्जी लिथियम का साइज सबसे छोटा होने के कारण मैक्सिमम है लिथियम के कंपाउंड्स में, तो इवेंचुअली उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। इसलिए आपसे कई बार पूछा जाता है कि अगर हमें मेटल का कार्बाइड बनाना है तो क्या हम मेटल को डायरेक्ट कार्बन से रिएक्शन कर दें? मैं कहूंगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन इज ऑलमोस्ट इनर्ट, और अगर ये इनर्ट है फिर भी ऑलमोस्ट इनर्ट के साथ कोई ऐसी मेटल रिएक्ट कर जाए जिससे बनने वाले कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज हो, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई थर्मल स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसा आयन चुनो जिसका साइज सबसे छोटा हो, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम है। इसलिए लिथियम इज द ओनली मेंबर इन अल्कली मेटल विच कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड। रिमेनिंग अल्कली मेटल कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मेरे पास इथाइन है और मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम से करवा दी या पोटाशियम से करवा दी, तो इथाइन का ये जो H+ है, अगर मैंने 2 सोडियम ले लिए और दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो H+ ये बिकॉज एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से निकलने वाला H+ मेटल के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब आपसे अगर कोई पूछे ना सोडियम की रिएक्शन इथाइन के साथ बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं कहूंगा सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बना रहा है। तो अगर मैंने 2 H+ रिमूव करवाने हैं ना, तो मैं यहां 2 सोडियम आयन ले रहा हूं, और यहां जो इथाइन है, इथाइन में इस बॉन्ड की जो ब्रेकेज होगी, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन में इस H+ को दिला दूं, तो यहां से बनने वाला H+ ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल बना लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने ये CH बॉन्ड को ब्रेक किया, H पे पॉजिटिव आया, जैसे अभी हमने लिक्विड अमोनिया का केस किया था, इसका H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये H एटम बनेगा। सेम चीज यहां से H एटम और 2 H एटम मिलके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो यहां से जब 2 कार्बन, ये जो H पॉजिटिव बन के निकलेगा, यहां से रिलीज होगा हाइड्रोजन आयन और C2 आयन। तो सोडियम प्लस इस C2 से कंबाइन करके सोडियम एसिटाइलाइड बना देगा, सोडियम कार्बाइड। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम वेरी मच श्योर फर्स्ट टाइम में आपको ये इतनी आसानी से समझ नहीं आया होगा, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सोडियम की रिएक्शन मान लो किसी ने पूछा कि इथाइन से हो गई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हम इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं कि इथाइन एसिडिक है, तो अगर हमें इसका बॉन्ड ब्रेक कर दें तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से एनायन बनेगा और ये H+ रिलीज होगा। तो सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम प्लस बनाया, तो इसका छोड़ा इलेक्ट्रॉन H+ ने गेन कर लिया और H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया हाइड्रोजन एटम। और क्योंकि यहां दूसरा हाइड्रोजन, तो सेम चीज यहां से भी हुई, सेम चीज यहां से भी हुई, यहां से H पॉजिटिव बन के निकलेगा क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इट इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां से भी H विल बी रिलीज्ड एज H+, तो 2 H+ लूज होंगे। तो अगर मैं 2 मोल सोडियम ले लूं, 2 मोल सोडियम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों H+ गेन करके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। तो पीछे क्या बच गया? यहां से भी जब H+ निकल गया तो यहां पे बचा C2 आयन, और जो सोडियम प्लस से कंबाइन करके बनाएगा सोडियम एसिटाइलाइड। इन शॉर्ट, सोडियम अल्कली मेटल विल रिप्लेस हाइड्रोजन। और ऐसा तो आप 9th-10th में पढ़ते थे, जब आप 9th-10th में कुछ ऐसे पढ़ते थे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल
अपने बॉटम पोजीशन पे जो मेटल होती है उसको रिप्लेस कर सकती है उसके कंपाउंड में से। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता है, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। यही चीज तो हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए दोनों सोडियम से। क्यों? क्योंकि सोडियम के छोड़े इलेक्ट्रॉन H+ ने गेन किए, जो हाइड्रोजन गैस बनकर रिलीज हो गया। यानी कि सोडियम कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इथाइन। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मुझे सोडियम का कार्बाइड बनाना है, तो सोडियम का कार्बाइड बनाने का तरीका है सोडियम को इथाइन से रिएक्शन करवा दो। पर अगर कोई सोचे कि हमें सोडियम कार्बाइड बनाना है, तो क्या मैं सोडियम का रिएक्शन सीधा कार्बन से करवा दूं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन इज ऑलमोस्ट इनर्ट। और अगर यही चीज मैं लिथियम के साथ देखूं, लिथियम डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है, जबकि लिथियम लेस रिएक्टिव है। फिर भी क्यों? क्योंकि लिथियम के केस में ये जो कार्बाइड आयन मोनो एटॉमिक आयन है, वो मोनो एटॉमिक आयन के लिए लैटिस एनर्जी ऑफ कार्बाइड इज मैक्सिमम। तो लिथियम के केस में बनने वाले कार्बाइड की थर्मल स्टेबिलिटी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव का साइज छोटा है। तो लिथियम के कंपाउंड्स की, खासकर वो कंपाउंड जिनका एनायन मोनो एटॉमिक हो, तो उन मोनो एटॉमिक एनायन को कैरी करने वाले कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये काम डायरेक्ट मेटल की रिएक्शन कार्बन के साथ ये कोई और अल्कली मेटल नहीं कर सकती सिवाय लिथियम के। लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट विद कार्बन, जबकि लिथियम इथाइन का छोड़ा हुआ H+, इथाइन में से H+ लूज नहीं करा सकता। लिथियम हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, क्योंकि लिथियम के केस में ये जो आयनाइजेशन एनर्जी यहां लगेगी दैट इज वेरी हाई। मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी, सोडियम का इथाइन के साथ रिएक्शन करना और सोडियम एसिटाइलाइड बनाना, ये काम लिथियम नहीं कर सकता। पर लिथियम के आयन के लिए, लिथियम पॉजिटिव आयन के लिए साइज सबसे छोटा होने के कारण उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उसके कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, खासकर जब एनायन मोनोएटॉमिक हो। तो लिथियम का कार्बाइड डायरेक्ट लिथियम की कार्बन से रिएक्शन करने पे बन सकता है। बाकी अल्कली मेटल का कार्बाइड कभी डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बन से नहीं बनता। अगर मुझे बाकी मेटल के कार्बाइड बनाने हैं, तो मुझे मेटल की रिएक्शन इथाइन से या किसी ऐसे कंपाउंड से करानी पड़ेगी जहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो। ओवरऑल इट इज वेरी अनइंपॉर्टेंट पॉइंट, पर जो पॉइंट आपको याद रखना है ना, काम की चीज, ये सिर्फ इतनी याद रखनी है कि लिथियम कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है, कोई रीजन नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी अल्कली मेटल्स कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। बाकी अल्कली मेटल इथाइन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, लिथियम नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपका कार्बाइड वाला डिस्कस किया, ये वही पॉइंट 8th पॉइंट था जो मैंने यहां से थोड़ा अभी स्किप कर दिया था, ये जो कार्बाइड फॉर्मेशन के बारे में बात की। तो 11th में हाइड्रोक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट अगर कोई बोले कि लिथियम के हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर भी किया था। हमने कहा था किसी कंपाउंड की बेसिक नेचर इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में कितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके OH- लूज करेगा। अर्हीनियस बेस आप पढ़ चुके हो आयनिक इक्विलिब्रियम में। क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, छोटा साइज होने के कारण उसकी अट्रैक्शन विद OH- विल बी वेरी हाई। क्योंकि लिथियम आयंस का साइज छोटा है, तो आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन लिथियम पॉजिटिव एंड OH- इज सो स्ट्रॉन्ग कि उससे इस बॉन्ड की ब्रेक करा के लिथियम प्लस और OH- बनवाना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। दैट इज अगेन ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जी।
और लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि लिथियम के कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में तो ये वाटर में इजीली डिसोसिएट करके OH माइनस भी नहीं देगा। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि लिथियम के कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी हाई है क्योंकि उनमें केटायन का साइज छोटा है, तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी वाटर में लीस्ट सॉल्युबल है। और वाटर में अगर किसी चीज को सॉल्युबल होना तो उसको अपने आयंस में स्प्लिट करना पड़ेगा, और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो इसकी टेंडेंसी टू लूज OH माइनस इन वाटर इज लेस। इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में भी जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस की बात की, हमने कहा ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। व्हाई? बिकॉज इसकी टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू lithium cation and OH minus ion, this tendency to break it to produce OH minus in water is very less. Why? Because it's least soluble. Because of very small size of cation, lattice energy is high, so their solubility in water is low, so their tendency to lose OH minus in water is less. So that is why lithium hydroxide is least basic. दूसरी चीज, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन सारे कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और थर्मल स्टेबिलिटी कम होने के कारण दे डीकंपोज टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड मोस्ट रिएडली। दिस वी हैव थॉरोली डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2 and 3 कि लिथियम के केस में जितने भी एनाइंस पॉली एटॉमिक होंगे, पॉली एटॉमिक एनाइंस आने के कारण उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगी। एंड थर्मल स्टेबिलिटी खासकर जब एनाइन पॉली एटॉमिक हो, तो नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्सालेट्स, जब भी लिथियम के टाइम के साथ कोई ऐसे पॉली एटॉमिक एनाइंस होंगे तो लिथियम के केस में स्मॉल साइज होने के कारण, लिथियम का स्मॉल साइज होने के कारण लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, इसलिए लिथियम के सॉल्ट्स इजीली डीकंपोज करते हैं। लिथियम के सॉल्ट्स डीकंपोज करने पे लिथियम ऑक्साइड बनाएंगे, और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होने का कारण लिथियम आयन की लैटिस एनर्जी ज्यादा होना। एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ जब एनाइन पॉली एटॉमिक होगा तो लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मेनी लेक्चर्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमने ये भी किया था, अगर आपको याद हो, कि लिथियम आयन का रेडियस is very low, its charge density is very high, इसीलिए लिथियम आयन अल्कली मेटल में से इकलौता ऐसा आयन है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। इसके बारे में खैर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ भी लोगे, और लेक्चर नंबर 3 में हमने ये बात चर्चा भी की थी कि लिथियम इज द ओनली मेटल आयन जिसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, इसलिए लिथियम आयन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाकी अल्कली मेटल आयन डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। और आज ही हमने कर लिया रिएक्शन विद अमोनिया, दैट इज नथिंग सरप्राइजिंग कि लिथियम का अमोनिया में अगर मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो लिथियम अल्कली मेटल अमोनिया में डिसॉल्व होगी। फिर जो आज ही थोड़ी देर पहले किया था कि दे कैन रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइड। ओके, ये सब सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ रिव्यू दे रही हैं, जो हमने लिथियम के जरिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि कैसे लिथियम बाकी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि लिथियम की रिजेंबलेंस अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम के साथ बहुत ज्यादा है। लिथियम की प्रॉपर्टीज अपनी फैमिली में सोडियम पोटेशियम से भले ही कंपैरेटिवली मैच ना करें ज्यादा, पर लिथियम की प्रॉपर्टीज अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
तो अगर मैं बात करूं, लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से बहुत मैच करती हैं. दे आर डायगोनली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विच वी कॉल इट एज डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब कि लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ काफी मैच करती हैं. ऐसा क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह चीज बोली थी कि किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज अगर किसी दूसरी मेटल से मैच कर रही हैं तो मेन क्राइटेरिया है उस मेटल आयन की प्रॉपर्टीज का रिजेंबलेंस. अगर मैं लिथियम पॉजिटिव आयन की बात करूं और मैग्नीशियम 2+ आयन की बात करूं तो इसका रेडियस ऑलमोस्ट 76 पिकोमीटर और ये 72 पिकोमीटर है. मैं ये डाटा आपको याद रखवाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर आपको पता होना चाहिए कि लिथियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2+ की रेडियस ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है. लाइक सिर्फ 4 पिकोमीटर का डिफरेंस कुछ भी नहीं होता. और आप ये समझ सकते हो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसका रेडियस भी छोटा है. पर अगर मैं इनके चार्ज टू द वॉल्यूम की रेशो दूं, यानी कि चार्ज डेंसिटी की बात करूं, चार्ज टू द साइज रेशो, ये जो रेशो है 4/3 πr³ और ये चार्ज का, ये काफी इनका क्लोज है, जिसके कारण इन दोनों आयंस की पोलराइजिंग पावर बहुत मैच करती है. और जिन आयंस की पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा सिमिलर होगी उन आयंस की प्रॉपर्टीज भी मैच करेंगी. तो अगर कोई आपसे यह पूछे कि लिथियम और मैग्नीशियम की रिजेंबलेंस इतनी ज्यादा क्यों है, तो मेन रीजन है कि उनका रेडियस बहुत सिमिलर है. और अगर हम उनके चार्ज टू साइज रेशो की बात करेंगे, चार्ज अपॉन 4/3 πr³, दैट वैल्यू इज वेरी क्लोज. भले ही मैग्नीशियम का रेडियस छोटा है, साइज फैक्टर में मैग्नीशियम छोटा है, पर उसका चार्ज वैल्यू लिथियम से ज्यादा है. मैग्नीशियम के केस में चार्ज बड़ा है, लेकिन लिथियम के केस में चार्ज छोटा है. मैग्नीशियम के केस में साइज छोटा आएगा रेडियस, पर लिथियम के केस में साइज बड़ा है. तो ओवरऑल जब हम चार्ज टू द 4/3 πr³ का वैल्यू कंपेयर करते हैं वो काफी क्लोज आता है. बिकॉज ऑफ दैट देयर पोलराइजिंग पावर ऑफ बोथ आयन इज सो क्लोज दैट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल अ लॉट. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, जो हमने इस चैप्टर में कई बार डिस्कस भी की हैं, एक बार उनको भी टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, विच इज डिस्कस्ड वेरी थॉरोली ऑन द पेज नंबर 10. तो अगर हम यहां सिमिलरिटी की बात करें, तो यहां पर सबसे पहले हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हम बोलेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो चार्ज टू द साइज रेशियो है वो बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि लिथियम अपनी फैमिली में सबसे छोटा है. तो अगर लिथियम अपनी फैमिली में सबसे छोटा है अपनी फैमिली में, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है. और जब चार्ज डेंसिटी लिथियम की मैग्नीशियम से रिजेंबल कर रही है तो दोनों के केस में हार्डनेस ज्यादा होगी, मेटल विल बी रिलेटिवली हार्ड, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली विल बी हाई. वो तो आप वैसे भी कह सकते हो कि मैग्नीशियम के केस में +2 चार्ज है, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैग्नीशियम का हाई होगा. पर क्योंकि लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन की चार्ज टू साइज रेशियो सेम है, इसलिए उनकी लिथियम की मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैग्नीशियम के बीच की मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नियरली सेम है, जिसके कारण बोथ मेटल्स आर हैविंग वेरी हार्ड, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अगेन ऑन द हायर साइड. डेंसिटी की मैं बात करूं तो लिथियम और मैग्नीशियम अपनी फैमिली में कंपैरेटिवली सबसे लो डेंसिटी पे है, विच इज नॉट वेरी सरप्राइजिंगली. तो डेंसिटी वाइज लिथियम और मैग्नीशियम दोनों अपनी फैमिली में डेंसिटी के ऑर्डर में पीछे हैं. दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी हार्डनेस ज्यादा क्यों है लिथियम की, और जो प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ है वही मैग्नीशियम के साथ है. दे आर हार्ड, देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटिवली हाई, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैग्नीशियम और लिथियम में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है. डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो दो मेटल एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो इनका ओवरऑल एटॉमिक वॉल्यूम कम होगा.
एटॉमिक वॉल्यूम कम होने से उनकी डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, बट मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो लिथियम अपनी फैमिली में सबसे छोटा है और उसका एटॉमिक मास सबसे कम है। भले उसका वॉल्यूम सबसे कम है, रेडियस सबसे कम है, पर मास स्मॉल होने के कारण लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है। और वही हालत कुछ मैग्नीशियम की भी होगी। भले मैग्नीशियम की डेंसिटी, मैग्नीशियम का मास बेरिलियम के कंपैरिजन में बड़ा है, बट ओवरऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम का मास इज स्मॉल, इसलिए मैग्नीशियम की डेंसिटी भी ओवरऑल कम, लोअर साइड पे ही है। दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट, उसके लिए कोई पर्टिकुलरली हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हार्डनेस इज हाई, डेंसिटी इज लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट। अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद समथिंग, तो आपको याद होगा लिथियम या मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूंगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि लिथियम अपनी फैमिली में सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी रख रहा है, और क्योंकि लिथियम का साइज मैग्नीशियम के साइज के साथ मैच करता है, तो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी भी रफली सेम वैल्यू की है, ऑलमोस्ट नियरली सेम है। हालांकि मैग्नीशियम 2+ की आयनाइजेशन थोड़ी ज्यादा ही है लिथियम प्लस से, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है। पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण दोनों मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा, और जब तक मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं हो जाती, आप मेटल को रिएक्टिव नहीं गिन सकते। इसलिए लिथियम, मैग्नीशियम, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसके लिए हमने ऐसे भी बात की थी कि लिथियम और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं लो रिएक्टिविटी की, दे डू नॉट इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम तो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। हालांकि रिएक्टिविटी के मामले में मैं बोलूंगा कि लिथियम थोड़ा सा मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, एटलीस्ट ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट तो करता है, पर इसके रिएक्शंस बहुत स्लो हैं। ओवरऑल लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, लेकिन मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से भी ज्यादा है, इसलिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होने के कारण, या फिर इनकी रिड्यूसिंग पावर, मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग पावर कम होने के कारण, इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी कम है। सो ओवरऑल बोथ मेटल्स आर ऑन लेस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। So even magnesium reacts with only with the steam, not with the cold, or not even with the moderately hot water. Ultimately water should be very boiling water. So मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन कम है, स्लो है। अगर बात करें रिएक्शन विद एयर, तो हमने ऐसी बात कर ही ली थी। अल्कली मेटल्स यूजुअली एयर में ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेंगे, पर अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड भी बनाएंगे, ऑक्साइड भी बनाएंगे, तो वही हालत लिथियम की भी है। बोथ कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बोथ कैन फॉर्म ऑक्साइड्स, बोथ कैन फॉर्म नाइट्राइड्स। दोनों के बाइकार्बोनेट्स सॉलिड होंगे, सॉरी लिक्विड होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड थे। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट्स की, तो लिथियम का कार्बोनेट भी डीकंपोज करेगा हीट करने पे, मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी डीकंपोज करेगा हीट करने पे। दोनों के कंपाउंड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, इसलिए यूजुअली इनके कंपाउंड्स, चाहे नाइट्रेट्स हो, चाहे ऑक्सालेट हो, कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, दे डीकंपोज ऑन हीटिंग। फाइनली उन्होंने हीट करके ऑक्साइड बनाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन ऑफ आयंस में, तो हमने ये चीज बोली दी थी कि लिथियम का साइज अपनी फैमिली में सबसे छोटा है। तो लिथियम का क्योंकि रेडियस मैग्नीशियम आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है, काफी क्लोज वैल्यूज हैं, तो लिथियम और मैग्नीशियम की चार्ज टू साइज रेशियो नियरली सेम होने के कारण दोनों के केस में हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी हाई। यही कारण है कि मैग्नीशियम का कंपाउंड MgCl2 exist as MgCl2.6 water. It is deliquescent, it absorb moisture from the air because इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। और यही कारण है कि लिथियम का क्लोराइड भी it exists as a hydrate,
मतलब लिथियम का क्लोराइड भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। अल्टीमेटली दोनों की ये सिमिलरिटी है, जबकि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, और ये इसीलिए क्योंकि दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी हाई है। पर आप इस चीज को रैशनलाइज कर सकते हो कि वाटर की क्वांटिटी मैंने मैग्नीशियम के केस में ज्यादा रखी, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और पहली प्रायोरिटी हम चार्ज को देते थे, और चार्ज ज्यादा होने के कारण मैग्नीशियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेट विल कैरी मोर वाटर कंटेंट देन लिथियम क्लोराइड। बट एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो, मान सकते हो कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम के साइज ऑलमोस्ट सेम है, उनकी चार्ज टू साइज रेशियो नियरली सेम है, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने के कारण दोनों के क्लोराइड डिलिक्विसेंट है, बोथ क्लोराइड्स दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछी जाती है, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, और जब के टाइम में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो उसके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर भी आएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करने के कारण लिथियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, दे हैव इनफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और जब कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऐसे कंपाउंड्स पानी में कम सॉल्युबल होंगे, पर कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे आर मोर सॉल्युबल। जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो पोलर सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व होंगे, पर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। यही कारण है कि आपसे पूछा जाता है वाई लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। बेसिकली कहने का ये पूछा मतलब है, ये पूछा जा रहा है इथेनॉल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा है? तो उसका रीजन यही है कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर है, एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर, व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर हाई पोलराइजिंग पावर, बिकॉज ऑफ देयर हाई चार्ज डेंसिटी। इसलिए दोनों के आयंस में कोवेलेंट कैरेक्टर, दोनों के आयंस में पोलराइजिंग पावर हाई होने के कारण उनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा हो जाएगी। तो ये जितना भी हमने डिस्कशन किया पेज नंबर 8 to 10, इसमें हमने एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम डिस्कस की, लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ डिस्कस की। यहां पर हम एक और प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं कि लिथियम का नाइट्रेट और मैग्नीशियम का नाइट्रेट दोनों ही हीट करने पे NO2 गैस एज वेल एज O2 गैस रिलीज करेंगे, और साथ में अपना ऑक्साइड बनाएंगे। यही अगर सोडियम नाइट्रेट होता तो सोडियम नाइट्रेट के केस में ऑक्सीजन रिलीज होती और सोडियम नाइट्राइट बनता, ऑक्साइड ना बनता। रेफर लेक्चर नंबर 3। So with this, I'm going to end up the today's lecture. It was a just brief discussion of page number 8, 9 and 10. In the lecture number 5, we will be going to start the similar kind of resemblance between the beryllium and aluminum, and why beryllium show anomalous properties that now you can easily comprehend based on today's discussion. Page number 11 पर आपके पास 11 पर हमारे पास बेरिलियम की एनोमलस प्रॉपर्टीज विद रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल और बेरिलियम की रिजेंबलेंस एल्यूमिनियम से डिस्कस की गई है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली यू हैव लर्न्ड